वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन नंबर 38। और आज का हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो बेसिकली मौलिक कर्तव्यों पे आज हम बातचीत करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, इससे रिलेटेड है ये। तो मैं अपनी इस इंडियन पॉलिटी के सीरीज में अभी तक आपके साथ सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंट डीपीएसपीस, और आज मैं आपके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट कर लूंगा। और धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सब पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आरपीए एक्ट क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। वेरियस एक्ट्स जो कि ब्रिटिश एक्ट्स थे, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो 1773 से लेके 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, यहाँ तक की भी सारी कार्रवाई को हम देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल है, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे के ऐसे रेलिवेंट है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों को। काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट को तैयार करने में, काफ़ी रिसर्च वर्क करना पड़ता है, टीम भी काफ़ी मेहनत करती है, साथ ही साथ अपलोडिंग, डिज़ाइनिंग, बहुत सारा प्रोसेस होता है। सो आई होप इस चीज़ को आप सराहेंगे। शेयर करें अपने दोस्तों को, बताएं पीटी एजुकेशन पे इस तरीके का कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा जो सेशन है वो है मौलिक कर्तव्य। सो लेट्स बिगिन आवर वर्क फॉर टुडे। तो आज हम बात करेंगे, माय नेम इज राहुल हंस चौधरी। तो मैं आपके साथ आज बात करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज पर। बेसिकली पार्ट 4 आर्टिकल 51 ए, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितनी ड्यूटीज हैं? 11। आर्टिकल 51 ए से ए क्लॉज से लेके के क्लॉज तक टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास। इसकी पूरी लिस्टिंग आपके स्क्रीन पे दिख रही है। फंडामेंटल ड्यूटी फर्स्ट, it says to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। तो बेसिकली नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को आपको उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बेसिकली जो भी आइडियाज थे हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल को पाने के लिए, उनको हमें चेरिश करना होगा, फॉलो करना होगा। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो बेसिकली कॉन्स्क्रिप्शन लॉज, कि जब भी हमें बुलाया जाएगा देश के सेवा में तो हमें तत्पर तैयार रहना होगा। पांचवा, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of women। तो ऐसी कोई भी प्रथा जो कि महिलाओं का अहित करती हो, हमें उसे फॉलो नहीं करना होगा, उसे त्याग देना होगा। ये भी एक तरीके की हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। छठा कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो हमारे जो संस्कृति है इसको बचाए रखना, इसको इज्जत देना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। सातवां, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एनवायरनमेंट की बात तो की है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन वर्ड कहीं नहीं है, तो ये बहुत ही काम का है। कहीं भी यहाँ पर माउंटेन वर्ड का जिक्र नहीं है, तो सवाल में पूछा जा सकता है आपसे। आठवां, बहुत इंपॉर्टेंट, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। नौवां, to safeguard public property and to abjure violence। दसवां, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो बेसिकली ओरिजिनली जब इसे ऐड किया गया तो सिर्फ 10 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बाद में 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई जो कहती है हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन
to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। यहाँ पे आप एज ग्रुप ध्यान रखिएगा, 6 से 14 के उम्र तक की बात की गई है 11वें फंडामेंटल ड्यूटी में। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारे 11, इसकी पूरी लिस्टिंग है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आज आपके लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कि पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम बिल्कुल सब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर अप करेंगे। नॉलेज तो हमारी वैसे भी बढ़ी रही है, मेन है एग्जाम भी क्रैक करना जरूरी है, तो दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं थे। तो जब संविधान बनाया गया तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था, देवर और नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में इसे इंक्लूड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर हमने इसे ऐड किया। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सरदार स्वरण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ड्यूटीज आर एड्रेस टू द सिटीजन्स ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, उनको एड्रेस करने के लिए है, गवर्नमेंट्स के लिए नहीं है। दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो बेसिकली आज आपका पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल आपका है कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? बेसिकली कम्युनिस्ट नेशन था। तो दूसरा सवाल कि ये चीन के कम्युनिज्म से यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म है किस तरीके से डिफर था। एक डिफरेंस था इनमें, तो इनके बीच का जो कम्युनिज्म था इनके देशों में जो साम्यवाद चल रहा था, तो उनमें फर्क क्या था, अंतर क्या था। अगला पॉइंट देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और ओरिजिनली कितनी थी? 10 थी। 10 ये जो हमने यहाँ तक देखी। जो 11वीं जो बात करती है एजुकेशन रिलेटेड, इसको हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो एजुकेशन पे हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, बहुत सारे लेक्चर आपने मेरे साथ एजुकेशन के ऊपर किया है। तो एजुकेशन जो है वो पहले एक स्टेट सब्जेक्ट था। एजुकेशन पहले ध्यान से सुनिएगा, वो एक स्टेट सब्जेक्ट था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के किस लिस्ट में लेके आ गए हम? तो ये है आपका यूनियन लिस्ट, ये है स्टेट लिस्ट, और ये जो आता है ये है कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो अब कौन सी लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम इसे लेके आए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये बदलाव किया गया। उससे पहले ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, राइट। आगे चलते हैं। लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सर्टेन और सुटेबल लेजिस्लेशंस आर रिक्वायर्ड टू इम्पोज फंडामेंटल ड्यूटीज। एक एक करके देख लेते हैं। वर्मा कमेटी 1999, जिसने आइडेंटिफाई किया द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वेरियस क्रिमिनल लॉज प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफ एनकरेजिंग एनमिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेजिस्लेशंस आर रिक्वायर्ड, सर्टेन और सुटेबल लेजिस्लेशंस आर रिक्वायर्ड टू इम्पोज द फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये रहे उनके नाम। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है फंडामेंटल ड्यूटी को लेके, पढ़ते हैं। मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस जारी किया कि आप स्टेट को ये बताएंगे कि ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बताएगी कि स्टेट का ये ऑब्लिगेशन है टू एजुकेट द सिटीजन इन द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सो दैट अ राइट बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज में अमर्ज। तो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए आपको मासिस को एजुकेट करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस के जरिए केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिस्पांस में कमिटीज बनाई और कुछ गाइडलाइंस जारी की उन कमिटीज के थ्रू। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान से हैं। जैसे कि
प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डेवलप करवाना कि भाई पालन किया करो इन सब चीज़ों का। इसलिए आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज जो है छोटे बच्चों से लेकर 12th क्लास तक की, उनके जो स्टार्टिंग के जो बुकलेट्स के पेजेस है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लाइन से लिखी होती हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं। तो ये इस तरीके के प्रोसेस को करना, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा एक फिलोसफिकल चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। ये है आपके अधिकार और ये है आपके कर्तव्य। अगर आपके पास अधिकार नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास अधिकार नहीं है और आपके पास सिर्फ कर्तव्य ही है करने को, तो आपकी जिंदगी बहुत दुखद है। अधिकार है नहीं, कर्तव्य दिए जा रहे हो, आप काम कर ही नहीं पाओगे, दुखी रहोगे। आपके पास अधिकार हैं लेकिन कर्तव्य नहीं है, तो आपकी जिंदगी बड़े मजे की है, राजा वाली लाइफ है आपकी। अधिकार बहुत है, कर्तव्य कुछ करना नहीं है, कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज फॉलो नहीं करनी। तीसरी, अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं, ये आपको सशक्त बनाएंगी। बहुत सारे सिनेरियोज में, बहुत सारे प्रॉब्लम में, जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपके पास अधिकार भी होगा और आपके पास ड्यूटीज भी होंगी, तो ये आपको एक बढ़िया पर्सनैलिटी बनाएंगी। और उसके बाद अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आपका जीवन तो वैसे ही निरस्ता है, तो यहाँ फिर क्या फायदा पड़ के ये सब चीजें, राइट। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये होता है राइट्स एंड ड्यूटीज का फर्क बेसिकली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद गांधी जी का क्या, गांधी जी क्या कहते थे फंडामेंटल ड्यूटी को लेके? बेसिकली वो फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट से अटैच करते थे। उनका ये मानना था कि जो अधिकार हैं वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं, स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करते हैं। आपके अधिकार आपको आपके सेल्फ रियलाइजेशन की आपको आत्मबोध का ज्ञान करवाते हैं। और सारे जो अधिकार हैं आर द राइट्स टू डू वंस ड्यूटीज। तो ये सारे अधिकार कहां से निकल के आते हैं? जब आप कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो वहीं से आपके सारे अधिकार निकल के आते हैं। जब तक आप ये कर रहे हैं, आप अपने पथ पर हैं, अपने कर्तव्य को सही तरीके से पालन कर रहे हैं, आपको अधिकार भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस पथ पर ही नहीं है तो आप अधिकार की उम्मीद भी ना करें, ऐसा गांधी जी का कहना था। कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि ये नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं और ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और आपका प्रीएम्बल, ये तीनों को रिलेशन में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साइक्लिक फ्लो इनका बनता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज। एग्जाम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इतना मोर देन इनफ है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। तो किसके प्रोटेक्शन, ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रोटेक्शन की बात कही गई है, रिस्पेक्ट की बात नहीं कही गई है, प्रोटेक्शन की बात कही गई है। प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। पहला विलेज पंचायत, दूसरा नेशनल फ्लैग, तीसरा SC एंड STs, चौथा वाइल्ड लाइफ। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट। वर्ड्स का लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन है, रिस्पेक्ट नहीं है, एंड द करेक्ट आंसर इज वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट को बचाने की बात करते हैं ना। नेशनल फ्लैग क्यों नहीं है? क्योंकि नेशनल फ्लैग में रिस्पेक्ट देने की बात कही गई है, उसको प्रोटेक्ट की बात नहीं कही गई है, ठीक है। चेरिश की बात कही गई है, रिस्पेक्ट की बात कही गई है, राइट। सम वंडरफुल PT रिसोर्सेज आपके लिए, इनका बेहतरीन यूज करें। बताएं हमें आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, बूंद बूंद से हम अपना सागर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में, बहुत एक्साइटिंग सेशन आपके लिए मैं लेके आऊँगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मिशन अभ्यास अभी तक हमने 2 सेशन किए हैं, आपने मेरे साथ टॉप 10 क्वेश्चंस देखे हैं। मैं मिशन अभ्यास फिर से आपके लिए लेके आऊँगा और फिर से मैं टॉप 10 क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊँगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊँगा, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।